हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वित्त के स्रोत के चयन को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बताऊंगी। यानी वित्त के जो विभिन्न स्रोत हमने पढ़े, तो कौन सी संस्था के लिए कौन से स्रोत का चयन करना चाहिए, इसके बारे में कुछ तत्व है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की होती है: दीर्घकालीन, अल्पकालीन, स्थायी और परिवर्तनीय। इसलिए फर्में जो है कोष एकत्रित करने के लिए विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करती है। यानी कि केवल एक ही स्रोत नहीं अपनाती है, विभिन्न स्रोतों का उपयोग करती है। छोटी अवधि के ऋणों को उपयुक्त पूंजी में कमी के कारण कम लागत का लाभ मिलता है। अगर हमें अल्प अवधि के लिए ऋण की आवश्यकता है, जो हमारी पूंजी में थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से हमें आवश्यकता है, तो वहाँ हमारी लागत क्या आती, कम आती, उसका लाभ मिलता है। दीर्घ अवधि ऋण भी कई कारण से आवश्यक माने जाते हैं। इसी प्रकार जो निगमित क्षेत्रों में कोष एकत्रित करने की किसी भी योजना में समता अंश पूंजी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी कि अगर हमें दीर्घकाल के लिए अगर पैसे की आवश्यकता है, तो उसके लिए समता अंश पूंजी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोषों का कोई भी एक स्रोत ऐसा नहीं जिसकी सीमाएं न हो, यानी कि जिसका कोई दोष न हो। इसीलिए उचित यही रहेगा कि किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहकर विभिन्न स्रोत के मिश्रण को अपनाना चाहिए। यानी केवल एक ही स्रोत का चयन नहीं करना चाहिए, विभिन्न स्रोतों का एक मिश्रण जो है अपनाना चाहिए। यानी कि मिले जुले स्रोत होने चाहिए। इस मिश्रण के चयन को कई कारक प्रभावित करते हैं। इसमें ये व्यवसाय के में यह निर्णय लेना जटिल रहता है कि वित्त के स्रोतों के चयन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, कैसे उनका पता लगाएंगे कि हमारी संस्था के लिए कौन से तत्व जो स्रोत उपयुक्त रहेंगे। इसके लिए प्रमुख तत्व के बारे में बताएंगे। सबसे पहला आता है लागत। लागत दो प्रकार की होती है। एक तो कोष एकत्रित करने की लागत और प्रयोग करने की लागत। एकत्रित करने का मतलब प्राप्त करना, इकट्ठा करना पैसा, उसकी लागत, उसमें जो खर्चा लगता है वो कोष एकत्रित करने की लागत। बाद में उसका जब हम प्रयोग करते हैं पैसे का, उसकी भी लागत है ना। संगठन को कोष जुटाने के लिए किस स्रोत का उपयोग करना, इसका निर्णय लेने के लिए दोनों प्रकार की लागतों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि दोनों में कितनी लागत आ रही है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, वित्तीय शक्ति एवं प्रचालन में स्थायित्व है। कोष के स्रोत के चयन में व्यवसाय की वित्तीय शक्ति भी एक महत्वपूर्ण तत्व होती है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ठोस होनी चाहिए, यानी मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि वे ऋण की मूल राशि और उस पर ब्याज का भुगतान कर सके। यानी कि आपने अगर लोन लिया है, ऋण लिया है, तो आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब किसी से लोन लेते हो तो उसका ब्याज का भुगतान भी आपको समय पर करना पड़ेगा, और जो ऋण की राशि है वो भी समय पर चुकानी पड़ेगी। यदि संगठन की आय स्थिर नहीं है, तो स्थिर व्यय भार कोष जैसे पूर्वाधिकार अंश है, डिबेंचर है, का सोच समझ कर चयन करना चाहिए, क्योंकि ये संगठन पर वित्तीय भार पड़ाते हैं। यानी कि मैंने जो स्रोत पढ़ाए थे ना, उस पूर्वाधिकार अंश पर भी निश्चित दर से जो है लाभांश दिया जाता है, और डिबेंचर ऋण पत्र जो है ना, उस पर भी आपको ब्याज जो है निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी व्यवसाय की इनकम स्थिर नहीं है, तो आपको पूर्वाधिकार अंश और डिबेंचर का सोच समझ कर चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इस पर तो आपको लाभ, जैसे डिबेंचर है ना, तो उस पर क्या लाभ हो या नहीं हो, आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है संगठन के प्रकार एवं वैधानिक स्थिति। व्यवसायिक संगठन का प्रकार एवं उसकी स्थिति धन जुटाने के निर्णय को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, एक साझेदारी फर्म समतांशों के निगमन द्वारा धन नहीं जुटा सकती, क्योंकि इन्हें केवल संयुक्त पूंजी कंपनी ही निगमित कर सकती है। आपको पता है, साझेदारी फर्म जो है समतांश तो नहीं जारी करती, समतांश तो जारी केवल कंपनी ही करती है। तो इसके लिए साझेदारी फर्मों के लिए समतांशों का उपयोग नहीं हो सकता। यानी संगठन का किस प्रकार है, कौन सा प्रकार है, उसी हिसाब से जो है वित्त के स्रोत का चयन करना होगा। नेक्स्ट है उद्देश्य एवं समय अवधि। जिस अवधि के लिए धन की आवश्यकता है, उसी के अनुसार ही व्यवसायिक की योजना बनानी चाहिए। जैसे कि अल्प अवधि की आवश्यकता है, अगर हमारे को थोड़े समय के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो व्यापारिक साख है, वाणिज्यिक प्रपत्र है आदि के माध्यम से हम कम ब्याज दर पर
कोष उधार लेकर पूरा कर सकते हैं। अगर हमें दीर्घ अवधि के लिए वित्त की आवश्यकता है तो शेयर है, डिबेंचर है, इसका निगमन करना उपयुक्त रहेगा। इस प्रकार से जिस उद्देश्य के लिए कोष की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखना चाहिए और जिससे कि स्रोत का उपयोग से मिलान कर सके। उदाहरण के लिए दीर्घ अवधि की विस्तार योजना के लिए बैंक अधिवर्ष के माध्यम से वित्त नहीं जुटाना चाहिए। अगर आपको दीर्घ अवधि या लंबे समय के लिए पैसे की आवश्यकता है तो अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट का उपयोग करोगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट में आपको पता है कि जैसे 15 दिन से 3 महीने की अवधि तक का ही होता है, वापस पैसा चुकाना पड़ता है अल्पावधि के अंदर ही, है ना। तो कहने का मतलब है अगर दीर्घ अवधि के लिए हमें आवश्यकता है तो हमें जैसे डिबेंचर है, शेयर है, उनका चयन करना चाहिए। बैंक अधिविकर्ष जो है अल्पावधि के लिए होता है। तो ये सारा जो है कि हम किस उद्देश्य के लिए पैसा चाहिए, क्या कितने समय के लिए चाहिए, उसके हिसाब से ही हमें वित्त के स्रोत का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है जोखिम। वित्त के प्रत्येक स्रोत उसके जोखिम के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे समतांश पूंजी में सबसे कम जोखिम होती है, क्योंकि आपको पता है समतांश पढ़ाया था मैंने आपको जब बताया था। समतांश पूंजी का भुगतान कंपनी के समापन पर ही होता है। यदि कंपनी को किसी वर्ष लाभ नहीं होता है तो लाभांश का भुगतान करने की व्यवस्था भी नहीं रहती, यानी कि लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है। जबकि दूसरी ओर ऋण में मूल राशि और ब्याज दोनों का भुगतान समय निश्चित होता है। चाहे फर्म को लाभ हो या हानि हो, आपको ब्याज का भुगतान तो करना ही होगा। और अगर ऋण का समय भी हो गया का समय तो ऋण का भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है जोखिम के हिसाब से अगर देखा जाए तो समतांशों में सबसे कम जोखिम होती है और ऋण पत्र में सबसे ज़्यादा होती, क्योंकि इसका भुगतान करना, उसमें ब्याज का और पूंजी का भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट है नियंत्रण। कोष का एक विशेष स्रोत फर्म के प्रबंधन पर स्वामियों के नियंत्रण एवं शक्ति को प्रभावित कर सकता है। यानी कि जैसे समतांश का निगमन करेंगे तो क्या आएगा, नियंत्रण में कमी आएगी, क्योंकि जो समतांश जारी पहले है ना, अगर हम उन्हें और समतांश जारी कर दिए तो क्या होगा, नियंत्रण में कमी तो आएगी, क्योंकि उनका भी अधिकार हो जाएगा, क्योंकि उनको भी जो नए अंशधारी जुड़ेंगे उनको भी वोट देने का अधिकार है। तो कहने का मतलब है जो स्वामियों का जो नियंत्रण है शक्ति को प्रभावित होगी। और इसके जैसे ऋण समझौते के अंदर परिसंपत्तियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हमने लोन लिया है, वित्तीय संस्थाओं से लिया है, तो लोन लेते तो कई बार क्या संपत्तियों को हमें गिरवी रखना पड़ता है ना, तो इस पर अंकुश लग जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्रोत का हम चयन करें तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा नियंत्रण जो है कि सीमा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है साख पर प्रभाव। व्यवसाय में यदि कुछ स्रोतों पर आश्रित रहता है तो बाजार में उसकी साख पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए सुरक्षित ऋण पत्र कंपनी के असुरक्षित लेनदारों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हमने मान लीजिए सुरक्षित ऋण पत्र जारी किए हैं ज़्यादातर, तो क्या होगा, सुरक्षित ऋण पत्र में तो क्या है कि वो जो भी ऋण पत्रधारी होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, उनको पता है हमें भुगतान मिलेगा, है ना, क्योंकि सिक्योरिटी रहती है उनकी। जबकि असुरक्षित लेनदार, जो लेनदार रहता है ना हमारे, जिससे हमने उधार माल लिया है, तो उनके हितों को प्रभावित करे। वो जानते हैं कभी भी कंपनी को अगर लॉस हो गया तो हमारा पैसा डूब सकता है ना। तो कई बार क्या होता है, कंपनी को आगे उधार माल देने के निर्णय पर क्या है, विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए ये भी सोच समझ कर निर्णय करना चाहिए कि हमें कौन से स्रोत का चयन करना है। नेक्स्ट है लोचपूर्णता एवं सुगमता। एक और पहलू जो वित्त के स्रोत के चयन को प्रभावित करता है वह है धन प्राप्त करने में लोचपूर्णता एवं सुगमता। जैसे उदाहरण के लिए यदि किसी दूसरे विकल्प को सरलता से मिल रहे हैं तो व्यवसायिक संगठन बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना नहीं चाहेंगे। कहने का मतलब है अगर हमें पैसे की आवश्यकता है और हमें किसी अन्य स्रोत से पैसा इजीली मिल रहा है तो हम वित्तीय संस्थाओं से, बैंक से लोन लेना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थाओं से अगर हम लोन लेते हैं ना तो हमारे विस्तृत जांच पड़ताल भी होती है और हमें कई डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं, है ना, प्रलेख भी जमा करवाने पड़ते हैं। इस प्रकार से अगर जो भी स्रोत है जिसमें अगर इजीली हमको पैसा मिल जाता है तो हम उसी का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है कर लाभ। कुछ स्रोतों का मूल्यांकन उन पर कर लाभ है, टैक्स का बेनिफिट मिलने के आधार पर भी किया जाता है। जैसे पूर्वाधिकार अंशों पर जो लाभांश है ना वो कर निर्धारण के लिए नहीं घटाया जाता है, यानी कि पूर्वाधिकार अंशों पर जो लाभांश मिलता है ना वो टैक्स चुकाने के बाद मिलता है, ठीक है ना।
तो क्या होता है, और जो ऋण पर जो है ना, डिबेंचर ऋण पत्र पर, उस पर जो ब्याज दिया जाता है वो पहले प्रॉफिट में से उसमें से घटा लिया जाता है, तो टैक्स में हमारे को क्या है, बचत हो जाती है। यानी कि ऋण पत्रों पर जो ब्याज दिया जाता है वो पहले उसमें से प्रॉफिट में से घटा लिया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, तो हमारा जो इनकम जो टैक्स लगता है ना वो हमारे कम लगता है। ठीक है ना, प्रॉफिट पर जो टैक्स लगेगा ना वो कम लगेगा, क्योंकि हमें जो है ब्याज को घटा दिया गया, जबकि पूर्वाधिकार अंशों पर जो दिया जाता है ना प्रॉफिट, वो बाद में दिया जाता है। ठीक है ना, पहले टैक्स लग चुका होता है। इस प्रकार से टैक्स बेनिफिट के हिसाब से ऋण पत्र ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो हमें स्रोतों के चयन करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से स्रोत का हमें टैक्स के आधार पर चयन करना चाहिए, जिसमें हमें टैक्स का बेनिफिट मिले। ठीक है, ये पॉइंट से आपको वित्त के स्रोतों के चयन को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में आपका ये लेसन जो है अब समाप्त हो गया है। और नेक्स्ट लेसन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।